नमस्कार बच्चों, today we will start chapter 3 election and representation, and the chapter is from the book Indian Constitution at Work, जो हमारी दो बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11th में। तो जो बुक आपकी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका चैप्टर 3 है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। सो जब भी हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं, इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने देखा भी होगा कि डेमोक्रेसी इज द वर्ड विच इज मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल करना। अब रूल कैसे करेंगे? लोगों का शासन, हाउ द पीपल आर गोइंग टू रूल। सो व्हेन द इलेक्शंस आर देयर, they are going to choose their representative. In that manner only they are going to be the part of the government, and the representatives are going to rule on behalf of the people, those who have voted them. जिन्होंने उनको वोट किया है उनके बिहाफ पर वो रूल करेंगे। So here we will see कि किन दो क्वेश्चंस को हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। Can we have democracy without holding election? क्या हमारे पास डेमोक्रेसी आएगी बिना इलेक्शन के? नहीं। जब तक हम फेयर मैनर में लोगों को इलेक्ट नहीं करेंगे तब तक डेमोक्रेसी नहीं आ पाएगी। बिकॉज डेमोक्रेसी का बेस, डेमोक्रेसी का आधार दैट इज इलेक्शन। अब इलेक्शंस भी हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो होगा वो क्या करेगी कि सिटीजन जो होंगे वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट इट इज यूजफुल फॉर द एरियाज वेयर ओनली फ्यू नंबर ऑफ पीपल आर देयर। बहुत कम लोग होते हैं, वहां पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्क करेगी। जैसा कि ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक में सच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वो सर्वाइव। ग्रीक में इसी तरह की डेमोक्रेसी सर्वाइव कर रही थी, जहां हैंडफुल जो लोग होते थे एक छोटे से एरिया में, दे वर टेकिंग द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द होल पीपल। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर बात आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। जब हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं वहां रूल पीपल का वाया रिप्रेजेंटेटिव्स भी होता है। जब रिप्रेजेंटेटिव रूल होता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है और दैट इज ओनली रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। आज जब बहुत लार्ज एरिया में कंट्रीज फैली हुई हैं, लोग हैं, तो वहां पे उन सभी लोगों को होल्ड करने के लिए, उनके वेलफेयर के वर्क करने के लिए, उनकी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए ओनली दिस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट व्हाट वी आर डूइंग, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? नो, विदाउट इलेक्शंस वी कैन नॉट हैव डेमोक्रेसी। कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? अब क्या हम बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन होल्ड कर सकते हैं? इलेक्शन क्या हो? जो डेमोक्रेटिक हो, जिसमें सबको चांस मिले, एवरीवन शुड गेट द अपॉर्चुनिटी। सो इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक होते हैं, बट कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी होती हैं जो कि इलेक्शंस होल्ड करवाती हैं। few non-democratic countries जो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि they are democratic, but actually they are not. So they are also holding elections. But election जो fair choice दे, आपकी एक ही पार्टी है, आपने इलेक्शन करा दिया, तो अल्टीमेटली जितने भी मेंबर हैं वो सेम पार्टी के हैं, तो सेम पार्टी विल बी द पार्ट ऑफ द रूलिंग सिस्टम। सो वेयर इज डेमोक्रेसी? वहां डेमोक्रेसी कहां रही? तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन होल्ड कराती है, बट इलेक्शन में क्या क्या बातें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या बातें होनी चाहिए जिससे फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन हो पाए। नंबर 1, हु इज एलिजिबल टू वोट? हमने कह रखा है द पर्सन हु हैज रीच्ड ऑन द एज ऑफ 18 ईयर्स वो वोट कर सकता है। तो आपको पहले वो क्राइटेरिया
डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस है, मतलब आप सभी जो हैं जिनकी एज 18 अबव है, दे आर एलिजिबल टू वोट, men, women, old, young, everyone. Then who is eligible to contest? इलेक्शन में खड़ा कौन होगा? आप वोट तो कर रहे हैं, बट इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन होंगे? तो हमारे यहाँ क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टीज इंडिया में। सो इंडिया को एक ट्रू डेमोक्रेसी का, आइडियल डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल कहा जाता है। बहुत सारी पार्टीज होती हैं, उनके अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं, बट हमने एक एलिजिबिलिटी कर दी। जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके अगेंस्ट कोई केस ना हो, वो प्रॉपर एलिजिबल हो, उनकी एज 21 के अबव हो, और द पर्सन शुड डू द डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। वो सारा डिक्लेरेशन फॉर्म उनको फिल करना पड़ता है, अबाउट ऑल प्रॉपर्टी, अबाउट ऑल डिटेल्स, अबाउट एजुकेशन एंड ऑल, कि वो जो कैंडिडेट है उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो भी मैटर करती है। हु इज गोइंग टू सुपरवाइज इलेक्शन? इलेक्शन तो हो जाएंगे, पर उनको सुपरवाइज कौन करेगा? हमारे यहाँ कौन है? इलेक्शन कमीशन। जैसे आपका एग्जाम होता है स्कूल में, एग्जाम इट्स नॉट द वेरी इजी टास्क, प्लानिंग होती है, examination department works a lot, they prepare the timetable, they tell the teachers to prepare the papers, it is very confidential, पेपर में सिलेबस बताते हैं आपको कि दिस सिलेबस इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम। उसके बाद पेपर प्रिंट होता है, उसकी भी सीक्रेसी होती है, उसके बाद पेपर की प्रूफ रीडिंग होती है, प्रूफ रीडिंग जो होती है उसके बाद फाइनल हुआ पेपर आप लोगों तक जब डिस्ट्रीब्यूट होता है डे वाइज, बाकी जब पेपर जो नहीं होता वो लॉकर में रखा जाता है, पेपर लीक ना हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई करेक्शन उसमें ना हो, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे बच्चे पेपर दे पाए प्रॉपरली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल नंबर्स का अरेंजमेंट प्रॉपर हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी प्रॉपर लगी हो कि इस क्लास में कौन जाएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन हाउ टू टेक बैक द पेपर, बच्चों से कॉपी वापस ली जाएगी रोल नंबर वाइज, वो कलेक्शन होगा, देन इट वेंट बैक टू द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। एक क्लास में 10th का बच्चा भी है, 9th का भी है, 7th का भी, 8th का भी है, वो सारे अलग अलग क्लास में सेग्रीगेट हुए, देन इट हैज गॉन टू द टीचर्स फॉर चेकिंग, फिर ये चेक हुआ, चेक होने के बाद लिस्टिंग हुई, बच्चों को दिखाया गया, करेक्शन हुआ, फिर वो आपके मार्कशीट में आया। तो दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस, और इस सारे प्रोसेस को ऑब्जर्व कौन कर रहा है? आपका स्कूल का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, और यहां पे कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरे इंडिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देगा, ये एरिया, वो एरिया, ये क्षेत्र, वो क्षेत्र। सो उन रीजन से, पर्टिकुलर एरिया से जो लोग हैं वो कास्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और ये सिस्टम क्यों बनाया गया है? जिससे कि पूरी कंट्री पे प्रॉपरली रूल करना, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना इजी हो जाए। वन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक द थिंग्स इन दैट मैनर कि वो सारी जगह सुपरवाइज करके या वेलफेयर वर्क नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया? अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग रीजन को। ये सारा एलोकेशन, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन। तो हु इज गोइंग टू सुपरवाइज द इलेक्शन? देन हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? कैसे चुनेंगे? क्या वो बैलेट बॉक्स होगा? वो जाता है, बैलेट बॉक्स में बहुत सारी पार्टीज होती हैं, उनके साइन होते हैं, वो स्टैम्प करता है और वोट हो जाता है, या ईवीएम से होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमने नए नए इनोवेशन किए, अब वो नन ऑफ द अबव का बटन आ गया नोटा वाला, इफ यू डोंट लाइक एनीवन यू कैन प्रेस द बटन आल्सो। तो ये सारी प्रॉपर प्लानिंग इलेक्शन का पार्ट है। हाउ काउंटिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन जो होते हैं वो कैसे चुने जाएंगे? अब काउंटिंग कैसे होती है? आपने देखा होगा जब इलेक्शन में ड्यूटी लगती है तो लोग दूर दराज के एरिया में वो बूथ बनाए जाते हैं, स्कूल्स में बनते हैं, वहाँ पे ईवीएम मशीन होती है, लाइन वाइज लोग आते हैं, वोट कास्ट करते हैं, बाद में ईवीएम का कलेक्शन होता है, फिर वोटों की काउंटिंग होती है कंप्यूटराइज, फिर ये अनाउंस किया जाता है कि हु हैज वॉन द पर्टिकुलर एरिया, कौन कितनी वोट से आगे चल रहा है, कौन चुनाव जीत चुका है। तो ये सारे अनाउंसमेंट होते हैं। तो ये क्या है? These all things are the part of elections. ये इलेक्शन के पार्ट है। So it is the very important term which is the part of democracy, और डेमोक्रेसी जो है वो टोटली इलेक्शंस पे डिपेंड करती है।
कि इलेक्शंस अगर फ्री और फेयर मैनर में होते हैं, दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट डेमोक्रेसी इज वर्किंग प्रॉपर्ली इन द पर्टिकुलर कंट्री। क्योंकि जब लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का राइट होता है, सो दैट राइट मीन्स दैट पीपुल when people are selecting their candidates, the candidate should be selection should be done in the fair manner. fair manner में एक सिस्टमेटिक मैनर में हो, एक प्लानिंग के थ्रू हो, एक उसका एक सिस्टम हो। सो उन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ इलेक्शन सिस्टम वर्क करता है। अब इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन में हम बहुत सारे सिस्टम, पीआर सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम, उन सिस्टम के अकॉर्डिंग वोटिंग कैसे होती है उनके बारे में, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में, हमारे इलेक्शन में क्या कमियां हैं उसके बारे में, हम उसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दोज पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपका बहुत रेलेवेंट है। जो भी आपके चुनाव होते हैं, देखो पॉलिटिकल साइंस इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आपके जो भी इलेक्शन होते हैं, गो थ्रू द न्यूज में देखिए आप कैसे इलेक्शन हो रहा है, कैसे इलेक्ट हुआ है, कौन सा सिस्टम अप्लाई किया गया। सो आप जब उन न्यूज को जितना पढ़ेंगे उतनी रेलेवेंसी से आप उस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आज हमने सिर्फ ये देखा कि डेमोक्रेसी से इलेक्शन और इलेक्शन से डेमोक्रेसी कैसे इंटरलिंक्ड है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, छोटे एरिया में डिसीजन बन जाता है, हो जाता है, वो पॉसिबल है। बट जब बड़े एरियाज की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही इलेक्शन होता है और उनके थ्रू जब कंट्री रूल करती है तभी उसको हम प्रॉपर डेमोक्रेसी मानते हैं। देन वी स्टडीड कि डेमोक्रेटिक के अलावा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, वो भी इलेक्शन करवाती हैं, बट दोज इलेक्शंस आर नॉट द सिंबल ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। और इलेक्शंस के क्या पार्ट होते हैं कि कौन वोट करेगा, कौन कंटेस्ट करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कौन जो है वो अपने जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को किस मीडियम से सिलेक्ट करेंगे, या फिर काउंटिंग और रिप्रेजेंटेशन है लोगों का वो कैसे किया जाएगा, वोटों की काउंटिंग कैसे की जाएगी। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर गोइंग टू मेक द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कंप्लीट। ये सारे पॉइंट्स मिलकर इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो do revise the topic from the book. This is the introduction only. Further we will study more about the chapter, more about the things, and when you will study, you will read the newspapers, and whenever the elections are there, don't forget to read the news, and daily you need to read the newspaper. Newspaper को आपको daily read करना चाहिए. Then you will be able to come to know about the day-to-day incidents कि रोज क्या हो रहा है, especially in the political area. सो द चैप्टर में फिर आप देखेंगे कि कहाँ वो फर्स्ट पार्ट का पोस्ट सिस्टम लगा, कहाँ पीआर सिस्टम लगा, कहाँ पे इशू हुआ, कौन सी डेमोक्रेसी डायरेक्ट थी, कौन सी इनडायरेक्ट थी, या जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ है। तो जब आपने एक तो उसको थ्योरेटिकल पढ़ लिया, पर जब आप प्रैक्टिकली इलेक्शंस में वो चीजें देखेंगे या नहीं देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू नो कि एक्चुअल इलेक्शन है क्या। सो the question I will provide in the WhatsApp group, I will give some links also which are going to give the reference of the topic. Do watch the videos and do the things in the notebook also. Notes बना के उन्हीं notebook पे करें। And whenever I'm sending the link from the CBSE My Guide, इस chapter में से कितने questions आ सकते हैं, कैसे question आते हैं, उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। So children, do revise the topic and do note down in your political science notebook क्वेश्चन आई एम प्रोवाइडिंग यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। एंड व्हाटएवर आई टोल्ड यू अबाउट द डिलीट पोर्शन, उसको भी आप अपनी बुक में मेंशन करें। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। थैंक यू सो मच।